हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम MP टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस में केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री के सेशन से स्टार्ट किए हुए थे। तो आज हमारी जो है वो क्लास नंबर 3 रहने वाली है, जिसमें हमने आपका जो फर्स्ट टॉपिक दिया होता है पदार्थ, वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पदार्थ है आप NCERT की बुक्स उठा करके देखिए, क्लास 9th उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। और NCERT के अलावा भी जो कुछ आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कुछ भी आपका वहाँ छूट जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हमारी 2 क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं। आप देखिए, जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने पदार्थ पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको रसायन विज्ञान का परिचय दिया था, क्योंकि हर जो विज्ञान की एक शाखा होती है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस शाखा में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जो पदार्थ है, पदार्थ कह दें, मैटर कह दें या फिर द्रव्य कह दें, क्या कह दें, द्रव्य, एक ही बात है। अब ये पदार्थ होता क्या है, तो संसार में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सब की सब पदार्थ हैं। अब क्या आप कहेंगे, जैसे हमने यहाँ कह दिया कुर्सी, क्या कह दिया हमने, कुर्सी, तो कुर्सी क्या है, एक पदार्थ है। जैसे हमने कह दिया मिट्टी, तो मिट्टी क्या है, एक पदार्थ है। तो जो पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, कहलाता क्या है, तो ये आपको बता चुके थे। आपको बार बार इसीलिए बताते हैं क्लास शुरू करने से पहले, ताकि आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो पदार्थ मान के चलिए कोई एक मिट्टी है, मिट्टी का एक बड़ा सा एक कण देख रहे हैं आप। ठीक है, मिट्टी का ये बड़ा सा आप एक मान के चलिए एक गोल पदार्थ है। ठीक है, या मिट्टी ही मान लें से, तो क्या ये मतलब अपने आप से इतना ही बड़ा है? नहीं, इसमें छोटे छोटे जो परमाणु होंगे वो मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो संसार की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वो परमाणु ही होता है। तो हमें आज का जो सेशन पढ़ना है उसमें हमें परमाणु की संरचना ही पढ़नी है कि किस विद्वान ने परमाणु के बारे में क्या कहा है। तो पहले हमने आपको पदार्थ बता दिया कि ये पदार्थ होता क्या है। अब जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो स्थान जो ग्रहण करता है। ठीक है, जिसमें मतलब जो दूसरी वस्तु पर दबाव डाल सके, अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब जो आपको पदार्थ के मतलब पदार्थ किससे बना होता है, तो पदार्थ अणु और परमाणु से बना होता है। जैसे हमने यहाँ पर कह दिया कि ये H है और प्लस H है और ये जा कर के H2 बन गया, तो आप यहाँ बताएंगे कि अणु क्या है और परमाणु क्या है। तो ये एक परमाणु है, ये क्या है आपका एक, सॉरी, ये क्या है आपका एक अणु है। क्या है, अणु है। तो छोटे छोटे 2 परमाणुओं से मिलकर इस अणु की क्या हुई है, रचना हुई है, ये अणु बना हुआ है। अर्थात ये अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़कर ही किसी एक नई संरचना का निर्माण करते हैं, चाहे वो तत्व हों, यौगिक हों, मिश्रण हों, सब चीज़ें। ठीक है, फिर आपको पदार्थ का वर्गीकरण बताया था कि पदार्थ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कुछ विद्वान तो आए जिन्होंने पंच तत्व कह दिया था। ठीक है, लेकिन जो मुख्य रूप से पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के होते, 2 प्रकार के। एक तो आपका भौतिक आधार पर पदार्थों के प्रकार और एक रासायनिक आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो भौतिक आधार पर तो ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं भी होती हैं आपकी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको बताना है ठोस, द्रव, गैस। एक क्वेश्चन बन जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो वो आपको बताई थी प्लाज्मा अवस्था। 5वीं अवस्था भी है आपकी पदार्थ की, तो वो होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो ये NCERT में आपके फैक्ट के रूप में चीज़ें दी गई थी, तो आपको ये बहुत अच्छे से हमने बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ आपको बताया था कि जो ठोस होते हैं इनमें संपीड़ता का गुण कैसा होता है, नगण्य होता है, अर्थात दबने का जो गुण है बहुत कम होता है। ठोसों से ज़्यादा किस में होगा, द्रवों में होगा, और सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैसों में होगा। फिर जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में होगा। फिर द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। हमें पढ़ना है तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तो हमने सोचा कि जो आपके भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस हैं, या जो पदार्थ है, पदार्थ तो हमने पढ़ लिया, तो हम सोच रहे हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे से परमाणुओं से। तो साथ ही सारी चीज़ें कवर करते हुए चलें कि जो पदार्थ है वो परमाणु से, और हमें परमाणु पढ़ना भी है, क्योंकि यहाँ से आप देखना, आपको 100% हम गारंटी दे सकते हैं कि पदार्थ का जो संरचना होती है वहाँ परमाणु अणु की जो संरचना होती है वहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। एक क्वेश्चन ये बिल्कुल 100% क्लियर मानिए, और एक क्वेश्चन आपका पदार्थ से बनेगा, पदार्थ की पृथक्करण की विधियों से। ठीक है,
तो ये कुछ ऐसे टॉपिक होते जहाँ से हमें पता होता है कि कहाँ से चीज़ें, बस उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ता, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता कि डायरेक्ट पूछ लिया कि ऊर्ध्वपातन क्या है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा करके लैंग्वेज चेंज करके पूछता है। तो हमें हर एक तरह से समझ के रखना है, क्वेश्चन कैसे भी बन जाए आप उसका आंसर दे पाएँ, ठीक है। फिर आपको ये भी बताया था तत्व क्या होते हैं, मतलब जिनका एक सूत्र होता है और जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है वो तत्व है। यौगिक जिसका एक इसका सूत्र नहीं होगा, मतलब जो अकेला है, स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन जिसका एक निश्चित सूत्र बने, जैसे जल कह दिया तो जल क्या है, यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, इससे मिलकर क्या बना, यौगिक। और मिश्रण क्या होता है, जिसका कोई सूत्र ना हो, जैसे कह दिया वायु, तो इसमें हम बता नहीं सकते कि कितने % कौन सी गैस मिली है, रेत के कण कितने हैं, ठीक है, ये हम नहीं बता सकते। फिर जो मिश्रण होता है वो 2 प्रकार का होगा, एक समांग मिश्रण, एक विषमांग, मतलब जिसको हम आसानी से अलग अलग कर पाएँ मिश्रण को, वो विषमांग हो गया। जैसे हम रेत और, जैसे कह दिया रेत और नमक का मिश्रण, या रेत और जैसे कह दिया चीनी का मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण, तो इसको हम छांट सकते हैं ना अलग अलग करके, ठीक है। लेकिन समांग मिश्रण जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाता है, जिसको हम अलग नहीं कर पाते, जैसे चीनी को पानी में घोल दिया जाए तो फिर हम नहीं बता पाएंगे कि इसमें कितनी मात्रा आपकी चीनी की है, कितनी मात्रा नमक की, तो वो समांग मिश्रण होता है, ठीक है। फिर जो शुद्ध तत्व हमने शुद्ध पदार्थ पढ़े थे तत्व और यौगिक में, तो ये 3 प्रकार के होंगे तत्व, एक तो धातु तत्व जिन्हें चालक कहेंगे, एक अधातु तत्व जिसे कुचालक कहेंगे, और एक होते उपधातु तत्व, ठीक है, जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते, जिनमें कार्बन उपस्थित होगा वो कार्बनिक यौगिक, जिनमें अनुपस्थित वो अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो ये तो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। अब लेक्चर 2 में क्या बताया, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, तो ये हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, ये दोनों लेक्चर आप जरूर देख लें, ठीक है। फिर पदार्थ की अवस्थाएं भी आपको बताई हुई थी और इस पर क्या किसका प्रभाव पड़ता है वो बताया था। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट होती है। आज के सेशन में हम मुख्य रूप से परमाणु संरचना पढ़ेंगे, परमाणु का क्या इतिहास रहा, किस विद्वान ने परमाणु को क्या कहा है, और किसने कौन सा मॉडल दिया है, क्योंकि यहाँ जो मॉडल दिए गए, जैसे आपका रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, सबसे पहले जे थॉमसन ने तरबूजा मॉडल दिया था, ठीक है। इससे पहले डाल्टन महोदय थे, उन्होंने जो परमाणु होता है उसको अविभाज्य बताया था, मतलब ये विभाजित नहीं हो सकता। लेकिन फिर आगे जो विद्वान आते गए, रदरफोर्ड आए, उन्होंने देखा कि जो परमाणु हैं, मतलब उन्होंने एल्फा कण की बौछार की थी, ठीक है, और उन्होंने बताया था कि जो परमाणु है इसको विभाजित कर सकते, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं। मूल कण क्या कहलाते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते, पॉजिट्रॉन, मेसॉन क्या कहलाते हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमने पदार्थ पढ़ लिया था, और पदार्थ की जो है पदार्थ के बारे में आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर की हैं, आप दोनों लेक्चर देख लें। और ये आप कहेंगे कि कहाँ का डाटा है, तो आपको बता दें ये पूरा का पूरा आपकी NCERT और अदर जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वहाँ का डाटा है, तो आप इसको बिल्कुल 100% सटीक और सही मान सकते हैं, ठीक है। इसमें इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं की गई हैं। तो देखिए परमाणु संरचना आज हमें पढ़ना है, तो परमाणु संरचना जानने से पहले हम थोड़ा सा पदार्थ देख लें कि जो पदार्थ की विभाज्यता है, इसके मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व से ही विचार व्यक्त किए गए थे। मतलब जैसे हमने पदार्थ पढ़ लिया, पदार्थ क्या होता है, जो स्थान ग्रहण करता है, जिसका अपना अस्तित्व होता है, और जो अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों चीज़ें, ठीक है, जिनका अपना क्या होता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है। संसार की प्रत्येक जो वस्तु आप अपने आसपास देख रहे हैं वो सब क्या है, पदार्थ हैं। अब ऐसा तो है नहीं जैसे कुर्सी है तो डायरेक्ट कुर्सी तो आपको बन के आ नहीं गई कहीं से, इसमें छोटे छोटे जो हैं परमाणु होंगे और परमाणु से मिलकर आपकी जो है कुर्सी का निर्माण हुआ है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर ही क्या बनता है, पदार्थ। जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जिसे हम कोशिका कह देते हैं, उसी तरह से संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाएगी। जैसे कोई भी पदार्थ है संसार का तो वो किससे मिलकर के बना है, परमाणु से मिलकर के बना है। तो यही परमाणु हमें समझना है। जो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता, जिसका अस्तित्व मात्र होता है, वो परमाणु होता है। जैसे ये बिंदी रख दी तो आप कहेंगे ये परमाणु नहीं, इसको भी आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको कई परमाणु नजर आ जाएंगे, और जो सबसे जो मूल बिंदु होगा
वही आपका परमाणु कहलाएगा। ठीक है, तो उसी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के जा कर के आपके एक पदार्थ का निर्माण, एक द्रव्य, एक मैटर का निर्माण होता है। तो जो पदार्थ है इसकी विभाज्यता का मतलब है कि जैसे ये पदार्थ है, तो कई विद्वान तो ऐसे आए जिन्होंने कह दिया कि ये जो पदार्थ है जो परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसका एक परमाणु मतलब जो है उसको विभाजित नहीं कर सकते, उसी को अविभाज्य कह दिया था। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान आगे आए और उन्होंने बताया कि ये परमाणु जो होता है इसको हम विभाजित कर सकते हैं, तो यही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बनता है कि सबसे पहले जो परमाणु संरचना है उसके बारे में जानकारी किस विद्वान ने दी थी। तो सबसे पहले जो आपका परमाणु संरचना है उसके बारे में जानकारी भारतीय विद्वान रहे कणाद, इन्होंने दी थी, कणाद ऋषि ने। तो ये फैक्ट के रूप में आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि परमाणु संरचना के बारे में सबसे पहले जानकारी किस विद्वान ने दी, कणाद ने दी। फिर देखिए, भारतीय विद्वान कणाद ऋषि ने प्रतिपादित किया था, क्या कहा था उन्होंने, कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएंगे तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। मतलब इन्होंने क्या कहा था कि पूछ सकते हैं कि कणाद महोदय का परमाणु के बारे में क्या विचार था। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो पदार्थ है उसको यदि हम विभाजित करते जाएं, मान के चलिए एक बड़ा सा पदार्थ है और ये कई परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इन्होंने कहा कि यदि हम इसको विभाजित करते जाएं तो छोटे छोटे हमें क्या प्राप्त होते जाएंगे, कण, और एक अंत में मान के चलिए ये छोटा सा क्या बचा आपका, ये छोटा सा परमाणु बचा। तो एक सीमा इन्होंने कहा ऐसी आएगी फिर हम इसको विभाजित नहीं कर पाएंगे, तो और फिर वही क्या माना जाएगा, अविभाज्य। तो इसी को इन्होंने क्या कह दिया था, परमाणु। मतलब अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही उन्होंने क्या कहा, परमाणु कहा। क्योंकि आपका जो परमाणु है, परमाणु से मिलकर ही अणु बनते हैं, तो क्या कहा इन्होंने कि अविभाज्य सूक्ष्मतम जो बाद में कण बचेगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु। फिर देखिए आगे इनके बाद आए एक अन्य भारतीय दार्शनिक आए जिनको कहते हैं पकुधा कात्यायान। इन्होंने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि कण सामान्यतया संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। कण कैसे पाए जाते, संयुक्त रूप में, जो हम द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। मतलब जो द्रव्य यानी पदार्थ है उसके कई रूप हैं। ठीक है, जो हमारे आसपास चीज़ें दिख रही हैं, जैसे एक कूलर हो गया, जैसे गेट हो गया, पंखा हो गया, तो ये सब के सब क्या हैं, आपके द्रव्य हैं। तो उसके भिन्न भिन्न रूप हैं, ये किसके, पदार्थ के, और ये हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, इन्हीं कणों से। ये किसने बताया था, पकुधा कात्यायान ने। फिर देखिए एक विद्वान और आए लगभग इसी समय, ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। इन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, द्रव्य यानी पदार्थ को बांटते जाएं, विभक्त करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं कर सकेंगे। उन्होंने इन अविभाज्य कण को परमाणु कहा। मतलब जो आपके कणाद ऋषि थे और डेमोक्रिटस थे, इनका कथन एक ही मतलब जैसा था। ठीक है, फिर देखिए यह सभी सुझाव जो हैं दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। किस पर आधारित थे, दार्शनिक विचारों पर। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोग नहीं किए गए थे। मतलब इन्होंने जो कहा था उनके बारे में पहले ज़्यादा सोचा नहीं गया। कब तक, 18वीं सदी तक। लेकिन जब 18वीं सदी का अंत आया तो विज्ञान को तत्वों और यौगिकों के बीच में भेद को समझा गया। मतलब बताया गया कि कौन तत्व होंगे, कौन आपके यौगिक होंगे, इनके बीच भेद समझा गया कि जो स्वतंत्र रूप से रह लेंगे, जो अकेले रह लेंगे, वो तत्व हैं, और जो जिनका एक निश्चित अनुपात होगा, जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण करेंगे, वो आपके यौगिक कहलाएंगे, कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इस बात फिर आगे चल के मतलब इस पर कुछ खोजें की गई। ठीक है, फिर वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवासियर आए और इन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 नियम स्थापित किए। और ये रासायनिक संयोजन के नियम क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप अभी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे तो उनका जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो इसी आपके नियम पर आधारित है, रासायनिक संयोजन के नियम पर। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया वो किस नियम पर आधारित है, तो वो आपके रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित हो। रासायनिक संयोजन के नियम देने वाले विद्वान कौन थे, तो एंटोनी एल लेवासियर थे। ठीक है, तो देखिए रासायनिक संयोजन के नियम मुख्य रूप से याद रखना है, लेवासियर और जोसेफ एल प्राउस्ट। इन्होंने बहुत अधिक प्रयोग
कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए थे। तो रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया पूछेगा, तो इन दोनों का नाम आएगा और फिर पूछ लेगा कौन कौन से 2 नियम थे। तो एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आप द्रव्यमान समझते हैं, ठीक है, और स्थिर अनुपात का नियम। तो जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, क्वेश्चन बनेगा कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, मतलब ना ही द्रव्यमान बढ़ेगा और ना ही उसका विनाश होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और यही नियम आपका किस पर लागू होगा, जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। उन्होंने यही कहा था कि जो परमाणु होता है वो ना तो बढ़ेगा ना ही उसका विभाजन होगा यानी विनाश होगा। तो इस कारण से जो इनका सिद्धांत है पुष्टि यहाँ पर हो जाती है कि डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है। तो एक इस पर आधारित हो गया संरक्षण का नियम है जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, अब देखिए स्थिर अनुपात का नियम है दूसरा। तो लेवासियर और अन्य विद्वान वैज्ञानिक कौन है, इस बात पर प्रकाश डाला, मतलब यहाँ होगा अन्य वैज्ञानिक कौन है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर लेवासियर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक आप समझते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों से जो निर्मित होता है। 2 या 2 से अधिक तत्व, जैसे कह दिया जल तो ये अलग तत्व हो गया, और जैसे कह दिया ऑक्सीजन तो इससे मिलकर जल बना है, मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात कैसा होगा, स्थिर होगा। मतलब जैसे जल है तो इसके 2 ही परमाणु होंगे, ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु होगा। ठीक है, और इनका अनुपात भी स्थिर होगा कि किस अनुपात में है, चाहे इसे किसी भी स्थान से हम प्राप्त करें या कहीं से भी इसे बनाया गया हो। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा कि यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान जो होंगे उनका अनुपात कितना होगा, H2O होता है ना, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है और इसका कितना हो तो ऑक्सीजन का 8 होता है। तो अब जल कहीं से भी प्राप्त हो जाए, चाहे तालाब से, चाहे झील से, चाहे नदी से, लेकिन उसमें जो इसका अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो इतना ही रहने वाला है, कभी नहीं बदलेगा, और यही होता है आपके स्थिर अनुपात का नियम। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का हम अपघटन करते हैं तो भले ही 9 ग्राम जल है लेकिन इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होने वाला है, 8 ग्राम ऑक्सीजन, यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो इस पर लागू होता है। फिर उपरोक्त उदाहरण से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती, जिसे निश्चित अनुपात के नियम भी कहते हैं। अब देखिए प्राउस्ट ने जो संयोजन के नियम थे इसे इस प्रकार व्यक्त किया था आपका जो है स्थिर अनुपात के नियम को, कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। थोड़ी सी भाषा चेंज इन्होंने की थी, बाकी बात वही थी। ठीक है, अब देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझने से पहले ये पूरा का पूरा जो फैक्ट आप यहाँ देखेंगे डाल्टन के बारे में NCERT का है। यहाँ पर जॉन डाल्टन का आपको जीवन परिचय थोड़ा सा याद रखना है, कहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है, किस परिवार से थे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आपकी NCERT में दिया है तो फिर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। आप ये भी याद रखेंगे कि किस परिवार में, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, वहाँ जो मेंडल थे, मेंडल जिन्होंने आनुवंशिकी के नियम दिए थे उनका पूछ लिया था कि मेंडल कौन थे, ऑप्शन दिया था पादरी करके। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन वही था। तो इस तरह से पूछ सकते जॉन डाल्टन का जन्म किस परिवार में हुआ, तो जुलाहा परिवार में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड में। कब हुआ, सन 1766 में। फिर देखिए 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की थी। किस रूप में, शिक्षक के रूप में। फिर वो 7 साल के बाद एक स्कूल के क्या बन गए, प्रिंसिपल बन गए। 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो पूछेगा परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने कब दिया, सन 1808 में दिया। और यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको यहाँ पर जो मुख्य रूप से आपके विद्वान वगैरह आते हैं उनका जीवन परिचय तो याद होना ही चाहिए। जिस तरह से गणित के जो अभ्यर्थी होते हैं तो उनको जैसे पाइथागोरस हो गए, आर्यभट्ट हो गए, बराहमिहिर हो गए, उनके बारे में जानकारी होती है। उसी तरह से हमें भी जैसे हमारे जॉन डाल्टन हो गए जो इम्पोर्टेंट होते हैं, मेंडल साहब हो गए। ठीक है, इसके अलावा जैसे लेमार्क हो गए। ठीक है, ये जो कुछ इम्पोर्टेंट रहते हैं चीज़ें, इनको तो हमें आसानी से बिल्कुल जीवन में अपने याद ही रखनी चाहिए। ठीक,
तो इनने कब दिया अपना जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत? सन 1808 में, जो द्रव्यों के अध्ययन यानी पदार्थ के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। तो सबसे पहले तो किसने बताया था आपके परमाणु संरचना के बारे में? तो महर्षि कणाद ने बताया, फिर जॉन डाल्टन आए थे। ठीक है, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने पहली बार विस्तृत रूप से, तो क्वेश्चन बनेगा पहली बार विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी किसने दी? तो जॉन डाल्टन ने दी। कब दी? सन 1808 में दी। इससे पहले किसने बताया था? तो वो मतलब ऐसा ही बता दिया था साधारण सा, ठीक है, कि ये परमाणु होता है, वो बताया था महर्षि कणाद ने। अब जॉन डाल्टन, डायरेक्ट पूछेगा परमाणु संरचना का जनक किसे माना जाता है? तो आपको लगाना है जॉन डाल्टन को ही आपके परमाणु संरचना का जनक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने परमाणु यानी जो एटम शब्द है यह दिया था और कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, और यही इनकी गलती साबित हुई और इनके सिद्धांत को नकार दिया गया। फिर आगे चलकर जो विद्वान आते गए उन्होंने बताया कि हम परमाणु को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? इसके अंदर भी कई चीज़ें होती हैं, इसके अंदर नाभिक होता है, रदरफोर्ड ने बता दिया। ठीक है, इन्होंने बता दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो यही इनकी गलती रही थी। तो इन्होंने क्या कहा था ये भी याद रखना है कि किसने परमाणु के बारे में क्या कहा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने एटम शब्द दिया, ठीक है, परमाणु शब्द दिया। तो पूछेगा कि परमाणु शब्द किसने दिया है? तो आपके जॉन डाल्टन ने। ठीक है, और परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, इन्होंने ये भी कहा। अब डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित है? तो रासायनिक संयोजन के नियम। ये दो होते हैं, अभी आपको बताया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब किसी वस्तु को जो द्रव्यमान है, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो ना तो द्रव्यमान बढ़ता है ना ही घटता है। जिस तरह इन्होंने परमाणु पर भी मतलब लागू किया था कि परमाणु ना तो टूटेगा ना ही आपका जो है उसको हम बना सकेंगे, इस तरह से इन्होंने कह दिया। फिर आपका स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या करता है। अब देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, जहाँ भी द्रव्य आए आपको समझना है पदार्थ, चाहे तत्व हो, मतलब भले ही आपने पढ़ लिया तत्व यौगिक मिश्रण, हैं तो सब के सब क्या पदार्थ ही हैं। रासायनिक आधार पर पदार्थ के प्रकार हैं। ठीक है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, ये सब क्या हैं? आपके पदार्थ ही तो हैं। तो इन्होंने कहा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हों, चाहे यौगिक हों, चाहे मिश्रण हों, किससे बने हैं? ये सूक्ष्म कणों से बने हैं, और इन्हीं कणों को इन्होंने परमाणु कहा था। ठीक है, जैसे हमने यहाँ एक तत्व की बात करें, जैसे हमने कह दिया यहाँ पर आपका एक तत्व ले लें ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है? एक तत्व है। ठीक है, इसमें जो है और तत्व का कोई भी प्रवेश नहीं होगा, ये केवल अपना अलग रहेगा, वही तत्व कहलाएगा। यौगिक जैसे हम कह दें जल, जल क्या है? एक यौगिक है। तो जल में कितने आपके तत्व हैं? दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। या फिर इसको हम कहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु। तो जिसका एक सूत्र बने वो क्या है? आपका यौगिक है। और मिश्रण जिसका कोई सूत्र ही ना हो। ठीक है, तो ये भले ही तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण, ये बने तो किसी ना किसी प्रकार के कणों से ही हैं। ठीक है, और ये हैं सब के सब पदार्थ। तो इसी को इन्होंने क्या कहा? परमाणु। अब डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना हम इस प्रकार से करेंगे। देखिए कि जो सभी आपके क्या है पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, परमाणुओं से निर्मित हैं। तो सबको पता है संसार की जितनी भी चीज़ें हैं सब किससे बनी हैं? परमाणु से बनी हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है, किसमें? जो केमिकल रिएक्शन होता है, किसी भी चीज़ को यदि हम बनाते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रियाएँ तो होती ही हैं। ठीक है, फिर देखिए सजीव को छोड़ करके, हमने आपको पहले भी बताया जब हमने बायोलॉजी स्टार्ट की थी कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, कोई भी चीज़ कैसे बनती है उसका अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। और कोई चीज़ यदि हम बना रहे हैं मतलब वो कैसी है? निर्जीव है। और किसी चीज़ में कैसे कोई नियम लगता है वो अध्ययन करेंगे हम फिजिक्स में। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें मतलब द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं संसार के सभी द्रव्य, सभी पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। फिर परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। अविभाज्य मतलब परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने कहा था, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सजीव होते हैं ना ही उनका विनाश। यहाँ सृजित होगा, क्या होगा? थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ आपकी जो है त्रुटि हो जाती है कहीं कहीं। तो देखिए आप,
परमाणु कैसे हैं? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं। इनको ना तो सृजित कर सकते हैं, ना ही उनका विनाश होता है, और यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि नहीं है? ठीक है, तो इनका सिद्धांत बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा था। इन्होंने ऐसा कहा परमाणु के बारे में। फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। अब आप अभी आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें लगभग 118 तत्व आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो इतने सारे भिन्न भिन्न तत्व हैं, इनके परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। इनके सिद्धांत में ये कहा गया, मतलब इन्होंने कहा, फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर निर्मित होते हैं। किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार भी निश्चित होते हैं। अब देखिए, आधुनिक काल में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? क्योंकि इन्होंने कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन इनके सिद्धांत को काटने का कारण यह था कि परमाणु को आगे जो विद्वान आए उन्होंने कहा कि इसको हम विभाजित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था? काटने का कारण है क्योंकि यहाँ तक हमने पढ़ा कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है, लेकिन परमाणु के भीतर भी दो मूल कण की संरचना हो गई थी। इनके बाद कौन कौन से थे वो मूल कण? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जब इनकी खोज हो गई तो इनके सिद्धांत को गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब इनकी खोज हो जाती है तो इनका सिद्धांत गलत साबित हो जाता है। और इनके अलावा भी कई कण देखने को मिल जाते हैं परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन इत्यादि। ठीक है, अब यह जानना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। जब परमाणु को बांट दिया जाता है, काट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, तो फिर ये जानना जरूरी हो जाता है कि जिस परमाणु को जिस चीज़ ने काटा है वो क्या है, कहाँ स्थित है परमाणु के अंदर। ठीक है, कहाँ इलेक्ट्रॉन होते, कहाँ प्रोटॉन होते, कौन सा धनावेश है, कौन सा आपका ऋणावेश है, आदि चीज़ें। ठीक है, तो परमाणु के भीतर किस तरह से ये चीज़ें व्यवस्थित हैं, इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को फिर प्रस्तुत किया। तो सबसे पहला परमाणु के संबंध में जो मॉडल आता है वो आता है जे थॉमसन का। ठीक है, जे थॉमसन पहले ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने परमाणु मॉडल दिया था। परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किसने किया? तो वो आपके जे थॉमसन ने किया था। फिर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परमाणु का परमाणु तो बिल्कुल छोटा होता है जिसे हम देख भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ जैसे हमने ये बना दिया, ठीक है, ये परमाणु मान के चलना, तो इसके अंदर एक नाभिक उपस्थित होता है। क्या होता है? नाभिक। और इसके अंदर प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर इसके चक्कर लगाता है। ठीक है, तो पूछता है कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर कौन कौन से आपके मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि बाहर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, अब देखिए, परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं। कैसे छोटे? जो हम साधारण आँखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, हम मूल कण पढ़ेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में कि मूल कण कौन होते, क्या कहलाते हैं ये मूल कण। जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? मूल कण कौन है? ठीक है, तो देखिए, मूल कण या मौलिक कण इनको कहते हैं। तो वैसे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ वो मूल कण होगा। क्या? वैसे कण जिनका निर्माण किसी अन्य, जैसे हमने तत्व कहा, तो तत्व केवल एक ही होता है। ठीक है, इसमें कोई दूसरा तत्व शामिल नहीं हो सकता। उसी तरह से मूल कण वह होगा जो किसी अन्य कण से निर्मित नहीं हुआ है। तो इसमें मूल कण मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे, एक तो आपका स्थायी मूल कण और एक अस्थायी मूल कण। तो स्थायी कौन कौन से हो जाते हैं? तो स्थायी में आपको पढ़ना है जो स्थायी हैं। ठीक है, तो जैसे आपका परमाणु है और इसके अंदर क्या है? ये नाभिक है। तो नाभिक के अंदर जो उपस्थित हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक तो ये मूल कण है और एक जो चक्कर लगा रहा है बाहर इलेक्ट्रॉन, ये मूल कण है। तो स्थायी मूल कण माने जाते हैं। तो पूछ लेगा, डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा स्थायी मूल कण कौन से हैं, या फिर पूछेगा मूल कण कौन कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये स्थायी मूल कण हैं, जबकि बाकी के जो बचते हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, ये अस्थायी मूल कण हैं। ठीक है, अब देखिए, परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। इसके बाहर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। अब धनावेशित होता है तो परमाणु का जो कुल द्रव्यमान है वो नाभिक में ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये आपका क्या हो गया? पदार्थ हो गया,
सॉरी एक परमाणु हो गया, इसके अंदर क्या स्थित है, नाभिक है। नाभिक कैसा है, धनावेशित है। इसके अंदर जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए नाभिक की खोज किसने की, ये तो हो गया आपका पदार्थ सॉरी परमाणु, ठीक है। परमाणु जो है छोटे छोटे परमाणुओं से पदार्थ बना है। अब जो परमाणु के अंदर है वो है नाभिक। तो इस नाभिक के बारे में किसने बताया था कि परमाणु के अंदर नाभिक उपस्थित होता है, तो वो आपके रदरफोर्ड ने बताया था। फिर नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है, क्यों, क्योंकि यह नाभिक के बाहर है। जो चीज़ नाभिक के अंदर है वो क्या कहलाएगी समूह के रूप में, न्यूक्लियॉन। तो पूछ लेगा न्यूक्लियॉन है, ऑप्शन देगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट करेगा एग्जामिनर। तो याद रखिए कि जो चीज़ आपके नाभिक के अंदर होगी वो आपकी न्यूक्लियॉन कहलाएगी। तो नाभिक के अंदर कौन कौन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो ये क्या है, न्यूक्लियॉन है। जबकि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है, क्योंकि ये नाभिक के बाहर है। अब देखिए परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉन में मापते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि परमाणु बहुत ही छोटा होता है, तो जो परमाणु होगा परमाणु की त्रिज्या को किस में मापेंगे, एंगस्ट्रॉन, और इसका संकेत ऐसा होता है, ठीक है। अब जो परमाणु त्रिज्या है, देखिए परमाणु त्रिज्या होगी आपकी इस तरह से लिखा जाएगा इसको, देखिए यहाँ लिखा जाएगा 10 - 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होगा। तो याद रखिए एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितनी होगी परमाणु की त्रिज्या, 10 - 10 मीटर। फिर नाभिक की त्रिज्या को किस में मापेंगे, देखिए दो त्रिज्याएं होंगी, एक तो आपका है परमाणु और परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक। तो नाभिक की त्रिज्या किस में मापेंगे, फर्मी में मापेंगे। और आपके परमाणु की त्रिज्या को किस में माप रहे हैं, एंगस्ट्रॉन में। तो आपके नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी, तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है। याद रखिए यहाँ थोड़ा सा आप समझ लें। अब जो परमाणु, एक तो परमाणु की त्रिज्या हो गई, एक नाभिक की त्रिज्या हो गई। तो पूछ लेगा परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी गुना अधिक होती है, तो 10⁵ 1,00,000, ठीक है, इसको कहेंगे 1,00,000। तो यहाँ देखिए ये आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। ये आपका नाभिक है, आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं, अंदर क्या क्या होगा, तो इसके माध्यम से सारे डाउट क्लियर होंगे आपके। सबसे पहले आपका पदार्थ किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे से परमाणुओं से मिलकर के बना है, ठीक है। अब जो परमाणु होते हैं कुछ विद्वान तो ऐसे आए जिन्होंने कहा इसको हम विभाजित नहीं कर सकती, मतलब परमाणु अविभाज्य है। किसने कहा, आपके डाल्टन महोदय ने कहा। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया, 1808 में दिया था, ठीक है। इनका जो परमाणु सिद्धांत था डाल्टन का, वो किस पर आधारित था, द्रव्यमान जो आपके संयोजन के नियम है कौन कौन से हैं, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक स्थिर अनुपात का नियम, ठीक। इनके सिद्धांत को गलत साबित कर दिया गया, क्यों, क्योंकि इनके बाद जो विद्वान आए उन्होंने कहा कि परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका सिद्धांत गलत साबित हो जाता है। फिर इसके बाद पहला मॉडल परमाणु का किसने दिया, तो पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। फिर जो जे थॉमसन आए, इनका जो सिद्धांत था वो तरबूज पर आधारित था, ठीक है। तरबूज के जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बताया इन्होंने उन बीजों को, जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं, और जो गोल लाल रंग का भाग होता है उसको इन्होंने क्या कह दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह दिया था, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो किसने दिया, जे थॉमसन ने। फिर जो आपका परमाणु होता है, क्या होता है परमाणु, उसके अंदर क्या है, नाभिक। तो इस नाभिक के बारे में किसने बताया था, तो आपके रदरफोर्ड ने। किसने बताया, रदरफोर्ड। नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो एक तो प्रोटॉन होता है, एक होता है न्यूट्रॉन। अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। फिर जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, मतलब जो नाभिक के अंदर है, इनको सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन कहेंगे। लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यह आपके नाभिक के बाहर होता है। अब आपकी जो दो त्रिज्याएं होंगी, एक तो ये पूरा परमाणु मान के चलना, तो इसकी जो त्रिज्या होगी इसको किस में मापेंगे, एंगस्ट्रॉन में। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻10 रहेगा। और आपके नाभिक की जो त्रिज्या है उसको किस में मापेंगे, फर्मी में, ठीक है। अब जो एक फर्मी बराबर कितना होगा, 10⁵5। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि जो परमाणु की त्रिज्या है वो नाभिक की त्रिज्या से कितनी अधिक है, तो 1,00,000 गुना अधिक होती है, ठीक है। अब परमाणु मॉडल देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले परमाणु मॉडल देने वाले जे थॉमसन हैं, और इनका जो इन्होंने मॉडल दिया वो क्रिसमस केक की तरह था। इन्होंने परमाणु को क्या माना, तरबूज माना।
तरबूज के समान माना और इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत वाटरमिलियन थ्योरी भी कहते हैं। उनके अनुसार तरबूज का जो लाल भाग है वो क्या है, इन्होंने बताया प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज हैं, ये बिखरे हुए होते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है उसी तरह इन्होंने बता दिया कि जो तरबूज के बीज हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, और प्रोटॉन उसका जो लाल भाग है। इनके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविकता से भिन्न थी, मतलब जो वास्तविक परमाणु होता उससे भिन्न बताई गई। तो थॉमसन ने जो प्रस्तावित किया वो क्या किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। क्या धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। और यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो जाती है, क्योंकि जब समान आवेश मिलेंगे तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिक्रिया। और यहाँ पर यदि एक धन आवेशित प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है तो ये एक दूसरे से क्या कर लेंगे, प्रतिक्रिया, और निरस्त हो जाएंगे। तो इन्होंने बता दिया कि एक जो ऐसी चीज़ है जो नाभिक के अंदर है वो उदासीन होगी, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगों के परिमाणों में इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। मतलब इनके जो मॉडल है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई, तो फिर आगे आने वाले जो विद्वान रहे उन्होंने इसको पूर्ण किया था। ठीक है, तो अब देखिए जो थॉमसन महोदय आते हैं इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही फैक्ट है। तो जे थॉमसन जो रहे इनका जन्म कब हुआ, तो 18 दिसंबर 1856 में हुआ। कहाँ, तो मैनचेस्टर की किचम हिल क्षेत्र में हुआ था, ये याद रखिएगा आप। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो एक तो यहाँ पर निकल के आ गया डाटा कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगाते उनकी खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। नाभिक के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। और कब की थी खोज, 1906 में। और इसके लिए मतलब इसके लिए जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। कब, 1906 में, ये याद रखिए। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज के कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक रहे और उनके शोध में 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये तो होता है आपके किसका मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इसमें जो कमी रह जाती है वो आगे आएगा, रदरफोर्ड के मॉडल में उस कमी को पूरा किया जाएगा। इसके बाद बोरबरी आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही। इसके बाद अगले सेशन में देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोरबरी ने किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बताया, इनके बारे में देखेंगे कि किसकी क्या त्रिज्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होते, प्रोटॉन क्या होते, इनकी खोज कब किसने की थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यदि आपका यहाँ पर कोई डाउट बन रहा है तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछिए, उसको हम अगले सेशन में क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आपको चीज़ें समझ आती हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।